दूंगा। ये देखें, ये आपकी फोर्स हो गई, ये आपका वेट हो गया और ये आपके पास टेंशन हो गई। तो इसका आंसर क्या कोट करोगे आप? इफ द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पॉइंट इज जीरो सो ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। दैट्स व्हाई वेट, टेंशन एंड फोर्स एक्टिंग एट अ सेम पॉइंट ऑफ एक्शन, दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। अगर ये फोर्सेस एक पॉइंट पे एक्ट ना कर रही होती तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं होता। तो ऑब्जेक्ट में का इक्विलिब्रियम में होने के लिए कोप्लेनर फोर्सेस होनी चाहिए। कोप्लेनर फोर्सेस उन फोर्सेस को बोलते थे जो सेम पॉइंट ऑफ एक्शन पे एक्ट करें। कहाँ एक्ट करें? आपके पास सेम पॉइंट ऑफ एक्शन के ऊपर। तो उसका आंसर क्या लिखोगे? इफ द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पॉइंट इज जीरो सो दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। ये इसका आंसर था। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? स्क्रीन शेयर हो चुकी है आपके पास? लास्ट क्लास में क्या क्या करवा दिया था मैंने? वेव्स, इलेक्ट्रिसिटी कर रहे थे हम। अगला सर सवाल। आज ऑनलाइन है ना, तो आप यही करा दें, यानी क्वायरीज ही करा देना ऑनलाइन। मुझे टाइम ही नहीं मिलता क्वायरी से क्लास में और फिजिकल में। तो भाई ये तो पूरा वीक ही ऑनलाइन है, सिर्फ फ्राइडे नहीं को सर, होगी वो फिजिकल। फ्राइडे और हम्म, वो यानी शायद सिर्फ इस हफ्ते के लिए ऑनलाइन हुई, यानी अगले हफ्ते से फिर से वापस से हो जाएगी फिजिकल। सही। अब तुमने दूसरा सवाल भेजा है मुझे, बाकी बच्चों से पूछ लूँ मैं? चलो ठीक है, जब तक तुम अपने सवाल भेजते रहोगे मैं कराता रहूँगा, क्योंकि फ़ायदा तो सभी का होगा ना। क्योंकि जो पार्ट तुमसे नहीं हो रहे वो मोस्टली बच्चों को उसमें प्रॉब्लम होगी। अपने अपने क्यूरीज भेजते रहे, मैं कराता रहता हूँ। दूसरा सवाल जो भेजा है वो सवाल क्या था देखता हूँ मैं ज़रा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास मेरे पास आया है, ये लिंक पार्ट है इसका। अब ये सवाल जो भेजा है आपने बेटा, ये लिंक कहाँ से है? क्या लिखा हुआ था? The hard ball and the soft ball with equal masses and volume are thrown at the glass window. The both hit the window at the same speed. Suggest why the hard ball is more likely than the soft ball to break the glass window. एक आपके पास ग्लास की विंडो है। अगर मैं आपके पास एक ग्लास की विंडो लेता हूँ, ये जो सवाल भेजा है ये भी आपके पास मोमेंटम का सवाल है, राइट? ये आपके पास मैं ग्लास की विंडो लेता हूँ। नहीं सर, ये उसमें दिया हुआ है, उसका नाम क्या है, वो इलास्टिसिटी वाले टॉपिक में उसके पीछे से ग्राफ बना हुआ है ग्लास का, कि वो कितना एक्सटेंड करती है 16 न्यूटन की फोर्स तक। उसके बिल्कुल पीछे वाले पिक्चर में ही है। अब इसका जो आंसर कोड कहेंगे कितने मार्क का? ये 3 मार्क का है। देखो, ये मैंने ग्लास की विंडो शो की है, आपने 2 बॉल इससे स्ट्राइक कराई। एक बॉल आपके पास हार्ड मटेरियल की बनी हुई है और एक बॉल आपके पास सॉफ्ट मटेरियल की बनी हुई है। ये 2 बॉल हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, मास भी इनका सेम है, वॉल्यूम भी इनका सेम है, राइट? सिर्फ डिफरेंस क्या है कि एक सॉफ्ट की बनी हुई है और एक हार्ड की बनी हुई है। अब जब हार्ड बॉल जाके स्ट्राइक करेगी, ये हार्ड बॉल जाके स्ट्राइक करती है ग्लास विंडो पे, और सॉफ्ट बॉल जाके स्ट्राइक करती है ग्लास विंडो के ऊपर। तो जब सॉफ्ट बॉल जाके स्ट्राइक करेगी तो ये कंप्रेस हो जाएगी। तो जब ये स्ट्राइक कर रही होगी तो जब यहाँ पे विंडो के ऊपर, ये पता है कि शेप क्या देगी? कुछ ऐसे हो जाएगी। और जो हार्ड बॉल होगी वो कंप्रेस ही नहीं होगी। तो इसका मतलब बनेगा इसका कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया कम होगा, इसका कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि सॉफ्ट बॉल जो होती है वो कंप्रेस हो सकती है, हार्ड बॉल कंप्रेस नहीं हो सकती। तो जब सॉफ्ट बॉल कंप्रेस होगी तो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो प्रेशर निकालने का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका मतलब होगा जब आपके पास एरिया आपके पास बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जब प्रेशर कम हो जाएगा तो इसका मतलब होगा ग्लास के ब्रेक होने का चांस कम है। लेकिन जब हार्ड बॉल जाके स्ट्राइक करेगी तो इसका कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया कम रहेगा। तो इसका मतलब होगा फोर्स अपॉन एरिया के हिसाब से इसका कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब होगा कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया कम होगा। तो जब कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया कम होगा इसका मतलब होगा इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, और जब प्रेशर ज़्यादा होगा मोर फोर्स इज अप्लाइड। दैट्स वाई इट इज़ ईजी टू ब्रेक द ग्लास विंडो विद द हेल्प ऑफ हार्ड बॉल। हार्ड बॉल की मदद से टूटने की लॉजिक क्या होगी? क्योंकि व्हेन हार्ड बॉल स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास विंडो इस कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया इज मिनिमम। कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया मिनिमम होगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर के बढ़ने से फोर्स बढ़ेगी, और फोर्स के बढ़ने से ग्लास के ब्रेक होने का चांस ज़्यादा है। जबकि जब सॉफ्ट बॉल जाके स्ट्राइक करेगी तो ये कंप्रेस हो जाएगी। देखो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, सॉफ्ट बॉल जब कंप्रेस होगी तो इसका कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, फुल रेड, ये
बढ़ जाएगा। तो जब कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, इसलिए लेस फोर्स अप्लाई होगी, इसलिए आपके पास ग्लास का ब्रेक होने का चांस कम है। उसके बाद अगला सवाल कौन सा भेजा था? उसके बाद अगला सवाल सर आप भेजा है, ऊपर से नीचे है ना, वो बिल्कुल ऊपर से वो ऑर्डर में भेजे हुए आपको, यानी पूरे पूरे सवाल 2-2 पेजेस के सवाल थे ना, तो वो ऊपर से अच्छा बिल्कुल नीचे आए। अच्छा। उसके बाद उसने पूछा है व्हाट इज मेंट बाय इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का टॉपिक A2 में चला गया है। इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। किसी भी गैस के पार्टिकल के अंदर जितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है, उन सब का सम कहलाता था इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी का टॉपिक पूरा A2 में चला गया है, इसलिए सवाल आपके पास A2 का है। अब AS में टॉपिक खत्म हो गया है, राइट। ये टॉपिक था आपके पास थर्मल प्रॉपर्टीज का, ये A2 में शिफ्ट हो गया है। ये कौन सी ईयर का सवाल है? मिला से 5 6 7 10 से पहले का सवाल होगा ये। 10 से पहले का सवाल है, A2 में चला गया। इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ द माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे, उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कहलाता था इंटरनल एनर्जी। इस सवाल को मैं इसलिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि दैट इज द पार्ट ऑफ A2। ये अब A2 में चला गया, ये इसमें नहीं है, इसलिए मैंने इंटरनल एनर्जी पढ़ाया भी नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। नहीं तो देखेगा ना, मंथली टेस्ट बात करते हैं, वो मैंने दो आपको एक देखी बोली थी, आप चेक कर लें, मैसेज कर देगा, मैं 2 दिन के लिए पानी भेजूंगा जी। उसके बाद आपके पास इंटरनल एनर्जी का टॉपिक जो था वो A2 के अंदर शिफ्ट हो गया है, इसलिए इंटरनल एनर्जी का टॉपिक मैंने पढ़ाया ही नहीं है। अरे भाई इतने सारे मैसेज, एक सेकंड, ऑर्डर वाइज भेजे हैं, सिर्फ उमर ही ने भेजे हैं, मुझे लगता है उमर ही काम कर रहा है। क्लास में है कौन कौन? आफिया है, आराम है, इखलास है, मारिया है। इखलास साहब आपके सवाल तहरीम है वेल से। सलमान साहब सो रहे हैं अभी तक। सलमान है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा सलमान। सलमान नहीं है, रुके 1 मिनट। सलमान और हम देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के सवाल के अंदर ना अल्फा और बीटा पार्टिकल के जो सवाल आ रहे हैं वो जब रेडियो एक्टिविटी कराऊंगा तब आपके पास आएंगे। वैसे इसका लिंक O लेवल से है। अगर मैं तुम्हें एक बात समझा दूं तो मुझसे पास पे के सवाल हो जाएंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जाम में बात कर रहा है, तो अगर अपर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और लोअर प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है और अल्फा पार्टिकल इसमें एंटर हो रहा है, तो अल्फा पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये बेंड कहाँ हो रहा होगा? नीचे की तरफ। और अगर बीटा पार्टिकल की बात करूंगा तो बीटा पे होता था पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो ये बेंड हो रहा होगा ऊपर की तरफ। तो याद रखिए ये कॉन्सेप्ट आपका O लेवल्स का भी था और A2 के AS के अंदर आएगा न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी सवाल में चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट बताओगे तो अल्फा बीटा के हिसाब से आप डिसाइड कर लोगे। अल्फा कंटेन पॉजिटिव चार्ज, दैट्स व्हाई इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, एंड बीटा कंटेन नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। और अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में था तो जो क्लास में ना फॉर्मूला करवाया था
v इज इक्वल्स टू mgd/q के हिसाब से सॉल्व करेंगे आप। अगर आपके पास इस पे अल्फा पार्टिकल होता तो आपके पास जो फोर्स लग रही होती वो कहाँ लग रही होती, नीचे की तरफ लग रही होती, और इसका वेट भी कनेक्ट करता नीचे की तरफ। तो इसका मतलब होगा ये पार्टिकल कभी भी रेस्ट में नहीं होता, नॉट इन रेस्ट फ्रॉम दिस डायग्राम, क्योंकि इसके अंदर अल्फा पार्टिकल अगर दो प्लेट्स के दरमियान दिखाया गया है, अगर अपर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, लोअर पे नेगेटिव चार्ज है, तो उसका मतलब होगा चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो ही नहीं सकता। अगर अल्फा को रेस्ट में रखना है तो फिर आपके पास अपर प्लेट शुड बी नेगेटिव और लोअर प्लेट शुड बी पॉजिटिव। तो अगर अपर प्लेट नेगेटिव होगी, लोअर प्लेट पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अल्फा भी हो सकता है, वो रेस्ट में होगा। और अगर अपर प्लेट के हिसाब से बात करोगे, अगर अपर प्लेट पॉजिटिव होती और लोअर प्लेट नेगेटिव होती तो नेगेटिव चार्ज रेस्ट में हो सकता है, अब वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है, ये कॉन्सेप्ट था। तो अगर डिफ्लेक्शन के हिसाब से बात करोगे तो फिर आपके पास ओ लेवल्स का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, या न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर टॉपिक आएगा फिर से। तुम ट्राई करना, और अगर वो ना हो तो मुझे सवाल व्हाट्सएप कर दोगे, ठीक है आराम। अब आपके पास एक सेकंड, ये किसने सवाल भेजा है? ठीक, अच्छा ये सबसे लास्ट सवाल शायद भेजा है भी किसी ने। फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ है, विच क्वांटिटी ऑफ द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट कैन नॉट बी फाउंड द ग्राफ, द एवरेज फोर्स, द कॉन्टैक्ट टाइम, the change in momentum and the maximum acceleration। ये आंसर होगा इखलास इसका, इसका आंसर ये होना चाहिए जो तुमने सवाल भेजा है। इसके अंदर एक्चुअल में एक मोमेंटम फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ है, और एग्जामिनर ने टॉप के ऊपर बात की है, तो इसका मतलब होगा टॉप के ऊपर एक सिंगल पॉइंट होगा। तो फोर्स, तो एक सेकंड, फोर्स हो सकती है कैलकुलेट, रुके एक सेकंड, चेंज इन मोमेंटम का वर्ड है, हाँ सी आंसर है इसका, क्योंकि फोर्स का मतलब होता था डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। इसका मतलब होगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम बराबर होगा चेंज इन मोमेंटम के। इसका मतलब होगा इस पॉइंट पे आप फोर्स भी देख सकते हो, इस पॉइंट पे आप टाइम भी देख सकते हो। चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम तो पता चल जाएगा, चेंज इन मोमेंटम का मतलब था मोमेंटम का चेंज। तो आपने ओ लेवल्स के अंदर पढ़ा था किसी भी पीक के ऊपर हाँ टेंजेंट बनाना पड़ता है, तो टेंजेंट यहाँ बनेगा ही नहीं, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि किसी भी आपके पास कर्व के ऊपर जब आप टेंजेंट बनाते हैं तो ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट नहीं बन रहा होगा, क्योंकि पीक के ऊपर टेंजेंट बना ही नहीं सकते आप, इसलिए फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता था, तो टाइम नहीं हो पाएगा। तो राइट आंसर सी होना चाहिए। क्या पीछे डी लिखा है, मैक्सिमम एक्सीलरेशन। क्या यहाँ कोई तो हम नहीं क्लास में हैं, गलती क्या गलत आ रहा है? क्या उमर, किसका आंसर गलत आ रहा है? किस वाले का गलत आ रहा है? एक सेकंड रुके यार, आप लोग के सवाल इतने सारे आ गए। उमर, उमर जो तुमने सवाल भेजा था इसका सर्किल वाला करा दें। सर मेरे शुरू से नीचे तक करा देना, वो तो सारे ऑर्डर में है वो, यानी पूरे पूरे सवाल भेजो ऑर्डर ली यानी। अब जो मैं तुम्हारा सवाल करवा रहा हूँ ना मेरे लिहाज से, ये तुम्हारा सवाल है शायद मूवमेंट्स का, मूवमेंट का सवाल है। रुको मैं एक सेकंड, मैं वो पूरी बुक खोल रहा हूँ, रुको मैं बुक खोल रहा हूँ, ये फर्स्ट बुक का है ना शायद, हाँ फर्स्ट बुक है। अब इस सवाल में एग्जामिनर ने क्या कहा था आपके पास, मूवमेंट्स का सवाल है ये, रुको एक ऑब्जेक्ट है, ट्रायंगल नहीं रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है,
रुकिए 1 मिनट दिखा रहा हूँ। उमर ये किस सवाल में दिया? वर्क एनर्जी पावर में गिवन है या मोमेंट्स में गिवन है? ये सवाल जो तूने मुझे भेजा है, जिसमें एक रेक्टेंगल है और उसके साथ एक फोर्स बनी हुई है। पेज नंबर किस टॉपिक का ये? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलो मुझे ढूंढने में टाइम लग रहा है, मैं डायग्राम बना देता हूँ बोर्ड के ऊपर आपके पास। ये देखें, ये आपने जो सवाल भेजा है, इस सवाल के अंदर एग्जामिनर आपसे सर ये शायद मोमेंट्स का है, जो रेक्टेंगल में वेट बना हुआ है और ऊपर एक तार लटकी हुई है ना, वो ये मोमेंट्स का इसका है। पूरा हाँ तार जो लटक रही है ना, ये एक आपके पास एग्जामिनर ने एक रिजिड सपोर्ट दिखाई है, ये एक रिजिड सपोर्ट दिखाई है, राइट। इस सपोर्ट के साथ एग्जामिनर ने एक आपके पास स्क्वायर शेप दिखा दी है, ये स्क्वायर शेप एक, राइट। और यहाँ से एक फोर्स लग रही है और इस फोर्स की वैल्यू एग्जामिनर ने आपको बताई है शायद 54 न्यूटन। ये वैल्यू 54 न्यूटन बताई है। एंगल बताया है 35 डिग्री का, ठीक। ये इसका सेंटर है, सेंटर से वेट डाउनवर्ड अटैक कर रहा है, ये इसका सेंटर है और सेंटर से वेट जो है, सेंटर से वेट डाउनवर्ड अटैक कर रहा है डब्ल्यू, राइट। और ये साइड एग्जामिनर ने बता दिया आपको 0.68 मीटर, और ये साइड भी बताइए 0.68 मीटर, तो मतलब होगा स्क्वायर शेप है। अब एग्जामिनर पूछ क्या रहा है? कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन। ये नहीं निकली क्या भाई? वर्टिकल टेंशन निकालने का फॉर्मूला होता था टी वाई बराबर होगा टी साइन थीटा के, तो इसका मतलब टेंशन बराबर होगी 54 मल्टीप्लाई बाय साइन 35। सर ये हो गई, इसके अगले वाला नहीं हुआ, टेकिंग मोमेंट्स अबाउट वे, यानी उन्होंने कहा बाय टेकिंग मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए शो दैट द वेट इज 150 न्यूटन है, और उसके बाद कैलकुलेट टोटल वर्टिकल फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑफ द साइन पहले एट मुझे पॉइंट इसका जे एंड आंसर बी। बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? 54 मल्टीप्लाई बाय साइन 35, क्योंकि 54 को जब साइन 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर बताया आपको 30.97। 30.97 आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब बनेगा 54 मल्टीप्लाई बाय साइन 35, तो 30.97 न्यूटन। तो 30.97 तो इसका आपके पास आ गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट टेंशन का। उसके बाद उसने पूछा है, जो सर्कल तुमने किया था, उसने पूछा है बाय टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए शो दैट द वेट ऑफ द साइन इज 150। सही। तो अगर आपके पास ए की बात करूं तो डायग्राम में ए कहाँ गिवन है? एक सेकंड, इस डायग्राम में ए जो मार्क हुआ हुआ, ये मार्क हुआ हुआ है, ये पॉइंट ए है। तो बाय टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए शो दैट, तो इसका मतलब बनेगा आपके पास जो कंपोनेंट निकला था वर्टिकल, वो वर्टिकल कंपोनेंट तो ये निकल रहा है, जिसकी वैल्यू आ गई 30.97। इसका मतलब बनेगा आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर होगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के। इसका मतलब बनेगा वेट इसको यहाँ लेके जा रहा होगा और इसके हिसाब से ये फोर्स इसको लेके जा रही होगी इस डायरेक्शन में। इसका मतलब बनेगा 30.97 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 0.68 के साथ, और वेट मल्टीप्लाई होगा 0.68 अपॉन 2 के साथ, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर पे एक्ट कर रही होगी, तो 0.68 का हाफ बनेगा 0.34,
तो 0.34 मल्टीप्लाई बाय W बराबर होगा 30.97 मल्टीप्लाई बाय 0.68। और तो कोई फोर्स नहीं गिवन है, तो कुछ और भी है। और आपने क्या शो करना था इसके बाद, एक सेकंड, बाय टेकिंग मोमेंट अबाउट ए वेट। तो इसका मतलब बनेगा वेट निकालने के लिए फॉर्मूला बन जाएगा 30.97 मल्टीप्लाई बाय 0.68 डिवाइडेड बाय 0.34। तो आंसर क्या आ रहा है इससे, तो मल्टीप्लाई बाय 0.68 डिवाइडेड बाय 0.34, 61 आ रहा है ये तो। हाँ सर मेरा भी यही आ रहा है। एक सेकंड, सवाल में पढ़ लूँ जरा, कुछ और तो नहीं गिवन ऊपर। A uniform square shape 0.68 fix at the point this, सही है, सही है। एक सेकंड, 35 54 वर्टिकल कॉम्पोनेंट तो सही आ रहा था, फिर वेट 60 150 कैसे आ रहा है, एक सेकंड। कैलकुलेट द टोटल वर्टिकल डिस्फोर्स। एक सेकंड, कुछ और इसमें गिवन है, एक सेकंड रुको, सवाल पढ़ लूँ मैं जरा ढंग से। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ई पे बताइए। वन 150 तो इसका मुझे कहीं से ना होता नजर है, 61, ये तो 61.9 आ रहा है, यानी कि 62। ये कैसे सवाल दिया उसने, एक सेकंड रुको, इसको देखने दो जरा। ऐसा होना तो नहीं चाहिए सवाल। एंगल 35 था, 54 है, सही है। एक अपवर्ड फोर्स एक डाउनवर्ड फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगी तो 0.68। मार्किंग क्या कह रही है इसकी, 150 कैसे आ रहा है, मार्किंग की गिवन होगी ना शायद, कौन से, मुझे तो कोई एक्स्ट्रा फोर्स नजर नहीं आ रही यहाँ पे। टेंशन का हॉरिजॉन्टल फोर्स 54 इंटू साइन 35 तो बनेगा 30 और वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो पिवट रेफरेंस क्या है इसका, रेफरेंस बताओ जरा, इसकी एमएस देखो एक नज़र, बल्कि देखो इसमें एमएस में क्या चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि ये तो सिंपल सर वहाँ तो सवाल है। cos 35 भी लिया हुआ है, 54 sin 35 और 54 cos 35 दोनों लिए हुए हैं। क्या लिया हुआ है, cos 35 लिया हुआ है। जी सर। cos 35 की तो लॉजिक ही नहीं बन रही कोई। sin 35 नहीं लिया हुआ, cos 35 लिया हुआ है। दोनों लिए हैं, दोनों दोनों को ऐड किया और फिर वेट मल्टीप्लाई बाय 0.34। नहीं, एक सेकंड कोई लॉजिक बन नहीं रहा ना इसकी, क्योंकि तो फिर पूरा कॉन्सेप्ट ही खराब हो रहा है। रुक जाओ, रेफरेंस बताओ इसका कौन सा था यार, अगर cos 35 है तो फिर तो ये कॉन्सेप्ट ही खराब हो रहा है पूरा। मई जून एक तो 2019 पेपर 22। जून 2019 है। जी सर पेपर 22। पेपर 22 जून 2019, रुको
चेक करता हूँ मैं ज़रा सवाल इसका। जून 19, जून 19 पेपर 2-2। और ये तो मार्च है, मार्च है। फिफ्टी 54 साइन 35 मल्टीप्लाई बाय 0.68, ये एक फोर्स आ गई और इसके अंदर प्लस हो रहा है। ओ। सही सही, हाँ एक गलती हो रही है मुझसे। एक मुझे बात बताएं, ये इसका वर्टिकल फोर्स बन रही है 35, ये इसको लेके जा रही होगी किस तरह से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये इसको लेके जा रही होगी एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें एक फोर्स ये बन रही होगी, एक फोर्स इसमें बन रही होगी ये, राइट। इस फोर्स का नाम क्या होगा? इस फोर्स का नाम होगा आपके पास 54 इंटू कॉस 35, राइट। अब आपके लिहाज से इसके हिसाब से बात करने, ये पिवट बन गया। तो अगर पिवट ये बन चुका है आपके पास, ए इज द पिवट, तो आपके पास ये जो फोर्स होगी इसको कहाँ ला रही होगी? इस तरह से ला रही होगी। ये फोर्स इसको लेके जा रही होगी इस तरह से, और इन दोनों फोर्सेस का सम जो होगा वो बराबर होगा इसके। क्या ये बात समझ में आई? ये देखें, ये एक्चुअल में सही है, वो मैं एक फोर्स मिस कर रहा था, सही है। ये पॉइंट ए इज द पिवट। अगर ए पिवट होगा तो पिवट के हिसाब से कितनी फोर्सेस बन रही है? एक फोर्स बन रही है इसका वर्टिकल कंपोनेंट 30.97 जो इसको अपवर्ड लेके जा रही होगी, एक होगी 54 cos 35 जो इसको हॉरिजॉन्टल लेग कर रही होगी। तो ये दोनों फोर्सेस जो है वो उसको कैसे मूव करा रही होंगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको काउंटर एक्ट करने के लिए क्लॉकवाइज फोर्स एक्ट कर रही होगी। तो ये जो 30.97 मल्टीप्लाई 0.68 हो रहा था, प्लस इसके साथ एक फोर्स और ऐड होगी, वो फोर्स होगी 54 cos 35, ये फोर्स बन गई, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा होगा ये, और वो डिस्टेंस होगा 0.68। ये पूरा सवाल है, क्योंकि आपके पास एंटी क्लॉकवाइज दो फोर्सेज हैं, एक फोर्स ये रही, एक फोर्स ये रही, और इन दोनों को इक्वेट करेंगे W मल्टीप्लाई बाय 0.34 के साथ। अब आपका आंसर आएगा, सही है। ये फोर्स हम इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि मूवमेंट्स के अंदर फोर्स काउंट हो रही होगी, क्योंकि पिवट पे फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है। देखिए 90 डिग्री बना रही है पिवट के साथ, और ये फोर्स भी 90 डिग्री बना रही है पिवट के साथ, और ये फोर्स भी 90 डिग्री बना रही है। तो तीन फोर्सेज हैं, उसका मतलब बनेगा यहाँ पे 54 को 54 मल्टीप्लाई बाय cos 35 करेंगे जब आप, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.68 के साथ, तो आपकी जो एक और फोर्स आएगी वो फोर्स आपके पास बन रही है 0.68, 30.07। तो जब 30.07 में ऐड होगा आपके पास, इसका आंसर कितना आ रहा था? 30.97 मल्टीप्लाई बाय 0.68, तो ये आ रही थी आपके पास 30 सही है, ये लॉजिक है। तो 21, तो इसका सम जो आ रहा है वो आ रहा है 21.05, तो 21.05। उसका मतलब बनेगा दोनों फोर्सेस को ऐड करेंगे प्लस 30.07, तो टोटल आ गया आपके पास इन दोनों फोर्स के सम 51.12।
और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 0.34 से, तो फिर मेरा आंसर आपके पास आएगा 150.3। उमर, क्या ये बात समझ में आई? ये देखें, सर ये कॉस्ट वाली वापस से समझा दें। देखो अगर आपके पास ये एक आपके पास स्क्वायर शेप बना हुआ है, ये एग्जामिनर ने बोला है पिवट ए, यहाँ पे वेट ऐड कर रहा है, ये आ गया इसका वेट, तो वेट का डिस्टेंस जो बनेगा वो तो हाफ बनेगा। एक इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट था ये जो तुमने निकाला था 30.97 प्रूफ किया था, और एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकलेगा। वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा 54 मल्टीप्लाई बाय कॉस 35 करके। तो जब 54 को कॉस ये 35 क्यों से आएगा? divide- ये क्यों आएगा? हाँ, ये क्यों आएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर तुम ए के ऊपर पिवट बनाते हो, अब देखो उसका रीजन बताता हूँ मैं ए पे पिवट बना रहा हूँ, ये देखो मैंने पिवट बना दिया ए पे मैंने पिवट बना दिया। अब जब पिवट ये बन चुका होगा तो इस पिवट पे कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? एक फोर्स ये एक्ट कर रही है परपेंडिकुलर, एक फोर्स ये एक्ट कर रही है परपेंडिकुलर, और एक फोर्स ये एक्ट कर रही है परपेंडिकुलर, क्योंकि ये फोर्स यहाँ से चल रही होगी, ये देखो ये फोर्स यहाँ से चल रही होगी। ओके सर, सही समझ आ गया, ये आ गया। तो ये इसको एंटी क्लॉकवाइज, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज, और उसको काउंटर एक्ट करने के लिए ये क्लॉकवाइज। ये देखो ये तीन फोर्सेज हैं, ये कॉन्सेप्ट था। तो अगर ये हो गया तो फिर तो अगला पार्ट तुमसे हो ही जाएगा। अगला पार्ट क्या था? अगले पार्ट में आपसे बोलता है कैलकुलेट द टोटल वर्टिकल फोर्स। अब टोटल वर्टिकल फोर्स बतानी है। अब तुम्हें वेट पता चल चुका है, वेट कितना आया था तुम्हारा? वेट तुम्हारा आया था 150, वेट 150 आ रहा है, ऊपर की फोर्स आ रही है 130। तो जब मैं 150 में से 30.97 जिसको मैं 31 कह देता हूँ सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो आंसर बन जाएगा 19। तो इसका आंसर बनेगा 19। कैलकुलेट द टोटल वर्टिकल फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑफ द पॉइंट ए बी, क्योंकि अपवर्ड फोर्स थी तुम्हारी 30 और डाउनवर्ड फोर्स थी 150। तो ये फोर्स 150 आ रही थी, ये फोर्स 30 आ रही थी, तो डाउनवर्ड फोर्स में से अपवर्ड फोर्स सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी जी। उसके बाद कौन सा था? उसके बाद एग्जामिनर ने क्या बोल रहा है आपके पास, इसी का लास्ट पार्ट है, द साइन इन बी पार्ट हेल्ड टुगेदर बाय द नट्स एंड बोल्ट, वन ऑफ द नेट फॉल्ट वर्टिकली फ्रॉम रेस्ट। ये तो सर हो गया इसका वो, ये हो गया था। ये तो हो गया आगे। उसके बाद तुमने शायद मूवमेंट्स का एक और सवाल भेजा है जिसके अंदर एक ट्रिपीजियम बना हुआ है। तो अगर मैं ट्रिपीजियम वाले सवाल की बात करूं तो ट्रिपीजियम का सवाल जो होगा, एक सेकंड नीचे क्यों जा रहा, अब इस ट्रिपीजियम के सवाल की अगर तुम बात करते हो तो एग्जामिनर ने एक ट्रिपीजियम दिया है, नहीं शेप गलत बन रही है, ट्रिपीजियम है इसमें, ये रहा। एग्जामिनर ने एक ट्रिपीजियम दिया है, ट्रिपीजियम के अंदर एग्जामिनर ने एक फोर्स ये दिखाई है, एक फोर्स ये कर रही है, इसका एंगल गिवन है 45 डिग्री, और इसका मैग्नीट्यूड है 4.0 cm, और 4.0 cm है ओरिजिन से, ये पॉइंट है P, और इसका वेट दिखाया एग्जामिनर ने जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, शायद यहाँ पे इसका वेट एक्ट कर रहा है, जो है आपके पास ये पॉइंट है इंटरसेक्शन 0.15, और लेंथ कितनी बताइए? ये लेंथ आपको बता दी है 17, ये लेंथ बताइए 17 cm। और एग्जामिनर पूछ क्या रहा है आपके पास, द स्क्वायर शेप शीट्स कार्ड दिस दिस दिस, सही है, ठीक है। द कार हैज द वेट ऑफ 0.5 न्यू विच इज मे बी कंसीडर एज द पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी G है, ठीक है। आगे ईच साइड ऑफ द कार्ड इज लेंथ 17 सेंटीमीटर, तो ये भी 17 है, ये भी 17 है, और ये भी 17 है, ठीक है। पॉइंट P एक लाई कर रहा है, ठीक है। A से C तक का डिस्टेंस है 4, A से C, नहीं C कहाँ है,
द लाइन इज ए सी 4 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस। अच्छा ए सी एक पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये सी है, ठीक है। द कार्ड इज रिलीज बाय रिमूविंग द एक्सटर्नल फोर्स, द कार्ड स्विंग द वर्टिकल प्लैनेट कम इनटू रेस्ट। पूछ क्या रहा सवाल में, आपसे पूछता है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मोमेंट्स अबाउट पी। पी के हिसाब से रिजल्टेंट फोर्स बतानी है, तो आपने पी को एज ए पिवट कंसीडर करना है। नहीं एक सेकेंड, अबाउट पी सही, पी को एज ए पिवट कंसीडर करना है, तो आपने पी पे पिवट बना दिया है। 45 डिग्री की फोर्स थी, चार सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, 45 डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का एंगल है और 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। पहले मुझे आप ये बताएं कि आप इस पूरी साइड की लेंथ निकाल सकते हैं? इस पूरी साइड की लेंथ कितनी होगी जिस पे वेट एक्ट कर रहा होगा? वेट हमेशा इसके आधे पे एक्ट कर रहा होगा ना। एक लाइन ये गिवन है आपको और एक लाइन ये गिवन है, ये सवाल है। और ये पॉइंट पी गिवन है यहाँ पे, ये पॉइंट पी गिवन है जो 4 सेंटीमीटर दूर है। तो टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए, तो इसका मतलब होगा अगर मैं इसके डायग्राम बनाऊं तो इसके डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी। ये देखो, ये इसकी डायग्राम बनेगी। ये एक आपके पास लाइन दिखाऊंगा मैं, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिखाऊंगा जो पी है, इसका यहाँ से तक का डिस्टेंस एग्जामिनर ने बता दिया है 4, और इसके सेंटर से वेट एक्ट कर रहा है विच इज़ 0.15। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे ये चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एंगल गिवन था 45 डिग्री का, साइड गिवन थी, तो मैं आपके पास लगाऊंगा, ये एक ट्रायंगल बन रही है जिसमें ये साइड 17 है और एंगल गिवन था 45 डिग्री का। तो मैं लगाऊंगा सबसे पहले कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, तो हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बेस के। तो हाइपोटेन्यूज था 17 कॉस 45, तो मुझे बेस पता चल जाएगी, मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो इसका मतलब बन जाएगा आपके पास 17 cos 45, निकालो जरा कितना आ रहा है, 17 मल्टीप्लाई बाय cos 45, तो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 12। तो इसका मतलब बनेगा यहाँ से तक का डिस्टेंस आ गया 12, ये 12 आ गया। और मूवमेंट निकालना था आपने अबाउट पी, इसका मतलब बनेगा आपके पास टोटल डिस्टेंस है 12, 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये डिस्टेंस कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 8। तो आपके पास 8 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 0.15, कितना आंसर आ रहा था? क्या ये बात समझ में आई? 45 को इस्तेमाल करते हुए आपने सबसे पहले ये डिस्टेंस निकाला, ये डिस्टेंस 12 आ गया, पिवट रखा हुआ है ओरिजिन से 4 सेंटीमीटर के ऊपर, इसका मतलब बनेगा पिवट से 0.15 तक का डिस्टेंस बन जाएगा 8। तो जब आप 8 को डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 से, तो जो आपका आंसर आ रहा है मूवमेंट का वो आ रहा होगा 0.012 न्यूटन मीटर। सर बस एक ही फोर्स लग रही है ना, क्योंकि और तो कोई फोर्स उसे दी भी नहीं है, सवाल में एक दफ़ा और देख लो मैं, और तो कोई फोर्स दी भी नहीं है। हाँ 45 डिग्री का एंगल है और यूनिफॉर्म रॉड। उमर हमारा आंसर क्या है इसका? हाँ सर यही है, इसका अगला वाला पार्ट कराते हैं, एक्सप्लेन व्हेन द कार हैज कम टू रेस्ट वाला। हाँ अगला पार्ट लिखा है एक्सप्लेन व्हाई द कार कम इनटू रेस्ट। हाँ अब उसकी लॉजिक क्या आपके पास, याद रखें आपके पास कार कम रेस्ट में क्यों आएगा, वही कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर आपके पास सारी की सारी फोर्सेस एक इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही होंगी तभी ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ रहा होगा।
इस डायग्राम के हिसाब से अगर तुम देखते हो तो आपके पास पिवट ये बना हुआ है और यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट हैंग हुआ था। तो द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग एट अ सेम पॉइंट ऑब्जेक्ट कम इनटू रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड लेके जा रही होगी, इस फोर्स की मदद से आपके पास ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा होगा। ये जो फोर्स लग रही है 0.15 की, वो उसको कहाँ लेके जा रही होगी, डाउनवर्ड लेके जा रही होगी। उसका आंसर क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में आएगा उसकी रीजन क्या होगी, आपने पिवट किसको बनाया था, पी को पिवट बनाया हुआ था। तो जब पी पिवट बन रहा होगा इसका मतलब होगा जब आपके पास इसको ड्रॉप करोगे आप, तो ये आपके पास ए जो होगा, ए के हिसाब से ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा। ये देखो ए के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। अब देखो इसकी, जब आप इस कार्ड को रिलीज करोगे तो इसकी नेक्स्ट पोजीशन क्या बनेगी वो देख लो तुम। ये इस कार्ड की नेक्स्ट पोजीशन बन जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो इसका मतलब बनेगा इसका आपके पास पिवट जो है ये ए था, तो अगर पिवट पॉइंट ए था तो आपके पास सारा का सारा वेट आपके पास लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट कर रहा है। ये देखें ऑब्जेक्ट रेस्ट में आएगा इस पोजीशन में, मैं इस कार्ड को यहाँ से छोड़ूंगा, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन होगी, और जब रेस्ट में आएगा तो इसकी ये लास्ट पोजीशन होगी। तो उसकी रीज़न क्या होगी, क्योंकि इस पॉइंट पे इसका वेट जो था वो आपके पास इसको ऐसे मूव करवा रहा था। तो जब ये ऐसे मूव कर रहा होगा तो मूव करने के बाद ये आपके पास ये पोजीशन बन जाएगी। तो इसका मतलब बनेगा पिवट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पॉइंट पे आ गए। जब पिवट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पॉइंट पे आ जाएंगे तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी जीरो, दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट फॉर्म। यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसमें होगा, मोशन में होगा। तो जब मैं इस कार्ड को रिलीज करूंगा तो कार्ड आपके पास इस पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन से लास्ट पोजीशन में आएगा। लास्ट पोजीशन इसकी ये बन रही होगी। इसका आंसर क्या लिखोगे, द लाइन ऑफ एक्शन, the line of action and weight are at the same point, same line of action and the weight lie at the same point, that's why object come into rest। ऑब्जेक्ट इसलिए रेस्ट में आ गया, यहाँ पे मोशन में होगा, यहाँ पे रेस्ट में होगा। ये इसका आंसर होगा। सारी की सारी फोर्सेस। हाँ अब आपके पास किसने, अब कौन सा सवाल कराऊं, ये क्लास तुमने भी भेजा है मुझे, 12 वाला बताना है। सर मैंने एमसीक्यूज भेजे, देख ले। एमसीक्यूज बेटा सबसे लास्ट जो तुमने भेजा है वो तो ये भेजा है। सबसे लास्ट वाला एमसीक्यूज जो भेजा है तुमने मार्च 15 पेपर 1 2 क्वेश्चन 11, ट्रॉली एक्स मूविंग हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन ट्रैक, horizontally frictionless track collide with the stationary trolley Y, the two trolley becomes attached and move off together। दो ट्रॉली हैं, क्या दोनों ट्रॉली के मास सेम है? एक सेकंड, क्या लिखा है, ट्रॉली एक्स along with the horizontal track collide with the stationary trolley Y, the both masses। इसमें ये कैसे पता चल रहा है कि बड़ा एक छोटा, एक सेकंड, becomes together, which statement about this interaction is correct? Sum of the kinetic energy of trolley x is changed to the momentum। ये तो नहीं हो सकता, kinetic energy अलग चीज है, momentum अलग चीज है। Sum of the momentum of the trolley x change the kinetic, ये भी नहीं हो सकता। trolley x lose some of its momentum, ये भी नहीं हो सकता। डी आंसर है इसका। क्या आंसर है इसका, trolley x share its momentum with trolley y but some of its kinetic energy is lost। हाँ ये डी आंसर होगा इसका। क्या आंसर था इसका, डी था आंसर। सर सी 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 नहीं हो सकता, पीछे डी लिखा है। सी नहीं हो सकता। उसकी रीजन क्या है, लिखा हुआ है ट्रॉली एक्स लूज सम ऑफ इट्स मोमेंटम। मोमेंटम तो लूज ही नहीं होता, हमने पढ़ा था मोमेंटम तो कंजर्व रहता है। इलास्टिक कोलिजन हो इनइलास्टिक कोलिजन हो, मोमेंटम तो कंजर्व रहता था। सर सी सी में बोल क्या रहा है वो, सी में उसने वर्ड यूज किया है ट्रॉली एक्स लूज सम ऑफ इट्स मोमेंटम। तुमको सम ऑफ इट्स मोमेंटम पे खटक जाना चाहिए था, मोमेंटम लॉस ही नहीं होता, मोमेंटम तो कंजर्व रहता है। ये देखो सवाल भी लिखा हुआ है। अब ऑप्शन ए की बात करता हूं मैं, ऑप्शन ए के अंदर काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम से रिलेट कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी का चेंज मोमेंटम के चेंज के बराबर थोड़ी होगा। बी के अंदर मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट कर रहा है, तो याद रखिए काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा मोमेंटम के स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि आपने एएस में फॉर्मूला ड्राइव किया था, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती थी पी स्क्वायर अपॉन 2m के। याद आई ये बात, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती थी पी स्क्वायर अपॉन 2m।
तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा मोमेंटम के स्क्वायर के चेंज के बराबर तो हो सकता है, खाली मोमेंटम के बराबर नहीं हो सकता। सी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सी के अंदर मोमेंटम का लॉस बता रहा है एनर्जी। मोमेंटम एक्चुअल में मोमेंटम का स्क्वायर एनर्जी के बराबर होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ट्रॉली एक्स शेयर इट्स मोमेंटम विद ट्रॉली वाई बट सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। मोमेंटम शेयर रहेगा मगर काइनेटिक एनर्जी कम क्यों हो रही है? क्योंकि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से जाके स्ट्राइक करेगा और दोनों स्टिक टुगेदर हो जाएंगे तो उसका मतलब मास डबल हो जाएगा। तो जब मास डबल होगा तो वेलोसिटी भी तो हाफ होगी। तो इसका मतलब होगा आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता था हाफ एम वी स्क्वायर। तो मोमेंटम अगर डबल हो रहा है तो वेलोसिटी का हाफ है, तो जब वेलोसिटी के हाफ का स्क्वायर करोगे तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस आ जाएगा। इसलिए राइट आंसर बनेगा इसका डी, नॉट ए नॉट बी नॉट सी, डी सर इससे बनेगा। पहले वाला भी करा दें, वो एक वेक्टर वाला जो है। एक सेकंड करा रहा हूँ, एक सेकंड रुको। मैं आपके पास व्हाट्सअप अपने मोबाइल टैबलेट में खोल लेता हूँ व्हाट्सअप। इससे पहले वाले की अगर बात करते हैं तो उससे पहले वाले में एग्जामिनर ने ये पूरा सवाल ही नहीं आया। वेलोसिटी ऑफ एक्स आ रही है 0, वेलोसिटी ऑफ वाई आ रही है 20। अब इसका सवाल क्या है? सवाल पिक्चर में नहीं आया। इस सवाल की बात कर रहे हो जिसको तुमने डी मार्क किया हुआ है, ये इससे पहली वाली पिक्चर की बात कर रहे हो ये क्लास। इससे सर पहले वो जो वाला पिक्चर है वो वेक्टर मोमेंट, वाला जो है, हाँ टू हाँ डायमेंशन ये वो वाला मार्च 16 की बात कर रहा हूँ, एमसीक्यू नंबर 30। बात कर रहा हूँ। मार्च 16 पेपर 12 क्वेश्चन 10। समझ गया राइट करा रहा हूँ, एक सेकंड रुको। मार्च 16, अगर तुम मार्च 16 की बात कर रहे हो पेज नीचे क्यों नहीं जा रहा, ना लेफ्ट हो रहा है ना राइट हो रहा है। एक सेकंड भाई, आप लोग भी अपने और भी सवाल भेजिए, मारिया वगैरह आप लोग ये सिर्फ देख रहे हैं आप लोग, इखलास और उमर के सवाल हैं बस। अरे हम तुम्हारा कोई सवाल नहीं है। मारिया, सलमान साहब आपका, साद, ऐसे भी 2 बच्चे पेपर देंगे कि इस साल, बाकी नहीं देंगे। इस सवाल के अंदर एग्जामिनर ने बोला 2 मासेस हैं, एक स्मॉल एम है कैपिटल एम है। एक कौन सा आपके पास है? एक स्मॉल एम है कैपिटल एम है। एग्जामिनर ने आपको शेप दी है, स्मॉल एम एक मास है, ये मूव करता हुआ जा रहा है कैपिटल एम की तरफ। ये कैपिटल एम है, स्मॉल एम है। द पार्टिकल ऑफ मास एम ट्रेवलिंग विद द स्पीड यू, इसकी स्पीड बता दी है यू, कोलाइड विद a stationary particle of y mass capital M. The velocity of these two particles before and after collision are shown. अब आपके पास टकराने के बाद ये वाला पार्टिकल इधर जाता है और ये कैपिटल एम जाता है। कौन जाता है? कैपिटल एम जाता है विद द स्पीड ऑफ u/3। और ये वाला पार्टिकल इधर जाता है, ये स्मॉल एम है और इसकी स्पीड कितनी बताई है उसने? u/2। तो आपसे पूछता है ये बिफोर या आफ्टर है। विच डायग्राम रिप्रेजेंट करेक्टली शो द मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन की डायग्राम है। अच्छा, और यहाँ पे एंगल कितना बता दिया? सॉरी, ये मुझसे हॉरिजॉन्टल लाइन बननी चाहिए थी। और ये आपके पास उसने एक्स एक्सिस बना दिया है और इसके साथ जो एंगल दिखा रहा है, ऊपर वाला एंगल दिखा रहा है अल्फा और नीचे वाला दिखा रहा है बीटा। ये एंगल है। तो इसका मतलब बनेगा आपके पास वेक्टर का सवाल है तो अल्फा ऊपर की तरफ बनना चाहिए था। एक सेकंड, अब इसका कॉन्सेप्ट ये कि सबसे पहले मैं आपके पास इस फोर्स को ड्रॉ करूँगा। पहली फोर्स में ये ड्रॉ कर रहा हूँ जिसके आगे u/3 लिखा हुआ था। जहाँ पे ये फोर्स खत्म होगी यहाँ से दूसरी फोर्स स्टार्ट करूँगा, वो ये होगी जिस पे u/2 लिखा हुआ था। और रिजल्टेंट जो बन रहा होगा इसका, वो आपके पास ये बन रहा होगा जिस पे u लिखा हुआ था। तो उसने इक्विलिब्रियम पूछा था, रिजल्टेंट पूछा था। एक सेकंड, उसने पूछा क्या है? विच वेक्टर डायग्राम कैलकुलेट शो द मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। तो mu, तो ये तो बन जाएगा तुम्हारा mu, सही। ये छोटा वाला बनेगा स्मॉल mu था और ये कैपिटल mu है। कैपिटल mu एंगल बना रहा था अल्फा का।
और बीटा का एंगल बन रहा था नीचे। अल्फा ऊपर एम यू ऊपर बनेगा, तो रिजल्टेंट इसमें आपके पास रिजल्टेंट 1 2 3 रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट जी होना चाहिए। तो एम यू बीटा सही है, फिर एम यू अल्फा। सी इसका आंसर है, वो सॉरी बी इसका आंसर था इखलास। क्लास साहब है, क्लास में चले गए? सर बी है इसका। हाँ तो बी आंसर बन तो रहा है इसका। हाँ बस समझाए सर। देखें आपके पास इस डायग्राम को देखते हुए ना, वेक्टर डायग्राम बनाई इसकी, ये इसकी वेक्टर डायग्राम बन रही है। क्या ये बात समझ में आई? पहले ये बताओ। मैंने आपके पास ये जो कैपिटल एम था, ये आपके पास u/3 के साथ अपवर्ड मूव कर रहा है और इसका एंगल बन रहा था अल्फा। इसका एंगल क्या बन रहा था? अल्फा। तो मैंने आपके पास एम u/3 एंगल बना दिया अल्फा। ये पहले मैं नंबर 1 पे मैंने ड्रॉ किया, ये नंबर 1 मैंने ड्रॉ कर दिया। जहाँ पे 1 खत्म होगा यहाँ से 2 बनाऊंगा, तो ये मैंने 2 बना दिया। एम यू बीटा और एंगल बन रहा था आपके पास बीटा का, मगर एक्स एक्सिस बन रहा था और इसका रिजल्टेंट जो था वो एम यू था। अब एग्जामिनर ने ऑप्शन ऐसा दिए ही नहीं कोई, जो मैंने वेक्टर डायग्राम बनाई है, तो इसका मतलब एग्जामिनर पहले आपके पास बी की बात कर रहा है। तो अगर मैं आपके पास ये ओरिजिन है, तो अगर मैं पहले ये नंबर 2 बनाऊं तो नंबर 2 यूं बनेगा, ये बनेगा आपके पास एम यू बाई 2 और इसका एक्स एक्सिस से एंगल कितना बन रहा होगा? बीटा बन रहा होगा। जहां पे 2 बनाया मैंने, 2 खत्म होने के बाद मैं 1 बनाऊंगा, तो जब मैं 1 बनाऊंगा तो 1 ये बनेगा। इसका मास होगा एम कैपिटल एम u/3। और मैथ्स के अंदर आपने ऑल्टरनेट एंगल्स पढ़े थे, मैथ्स में जो आपने ऑल्टरनेट एंगल्स पढ़े थे, अगर आपके पास ये एंगल अल्फा होगा तो फिर ये एंगल भी तो अल्फा होगा। क्या ये बात समझ में आई? और ये बन गया तुम्हारा एम यू। या तो ये आंसर होना चाहिए था, ये आंसर होना चाहिए था, तो ये वाला ऑप्शन था ही नहीं, ये वाला ऑप्शन है, इसलिए आंसर बन जाएगा बी। देख लो तुम, समझ में आई क्लास ये बात? नहीं सर नहीं। एग्जामिनर ने सबसे पहले जो है ना वो नंबर 2 बनाया है, तो अगर तुम नंबर 2 बनाते हो तो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस से तुमने नंबर 2 फोर्स बनानी है, तो जब तुम नंबर 2 फोर्स बनाओगे तो नंबर 2 फोर्स यूं बनेगी। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये नंबर 2 फोर्स हो गई। इसका एंगल कितना होगा? इसका एंगल होगा बीटा और इसका मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा? स्मॉल एम एन u/2। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। जहां पे पहला वेक्टर खत्म होगा यहाँ से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होगा, और दूसरा वेक्टर मैं बनाता हूँ आपके पास ब्लू से, तो दूसरा वेक्टर जो बनेगा वो u बनेगा। अब इसमें सबसे मुश्किल बात है एंगल की। इसका मास था कैपिटल एम, ये देखिए मास था कैपिटल एम और स्पीड थी u/3, तो मोमेंटम हो जाएगा m u/3 और ये जो बनेगा वो बनेगा स्मॉल एम स्मॉल यू। अब आपके पास मैथ आनी चाहिए। आपके पास ये ऑल्टरनेट एंगल होते थे, इसका एंगल कितना बन रहा था? अल्फा, तो फिर ये एंगल पे कितना बनेगा? अल्फा, तो इसलिए राइट ऑप्शन बी है। अब चेक करो इसको, क्या ये बात समझ में आई? जी सर थोड़ी बहुत। क्योंकि आपने किया क्या है, आपने एंगल के हिसाब से बात की है। फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर उसका रिजल्टेंट होगा एम यू इज द रिजल्टेंट वेक्टर, ये कॉन्सेप्ट था। तो एम यू इसका रिजल्टेंट वेक्टर था। उसके बाद कौन सा सवाल है? 12 मोमेंटम का, मार्च 18 पेपर 11 क्वेश्चन नंबर 8। द मोमेंटम ऑफ अ कार मास है, the momentum of the car of mass increased by from p1 to p2, what is the increase in kinetic energy of the car? अभी तो फॉर्मूला बताया था, मोमेंटम का फॉर्मूला बताया गया था काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में p²/2m, ये फॉर्मूला होता था। ये फॉर्मूला आपको क्लास में ड्राइव कराया था मैंने। तो मोमेंटम का स्क्वायर है, हाँ तो बी बनेगा आंसर इसका, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम का स्क्वायर, तो चेंज इन मोमेंटम लिखेंगे p2 - p1 का होल स्क्वायर अपॉन 2m। इसका ऑप्शन बी बन रहा है। सही तो लगाया तुमने सर्कल? ये गलत आंसर इसका। जी सर ये गलत ए है। और बी में फर्क पूछना चाह रहे हो? ए और बी में फर्क है आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या a² - b² के बराबर होता है? तो मुझे ये बताओ। दिस इज नॉट इक्वल।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो एक्चुअल में ये फॉर्मूले का फर्क है। मैथ्स का फॉर्मूला था ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसलिए ए इज रॉन्ग आंसर, बी इज राइट आंसर। इसका आंसर बी बनेगा। नहीं सर, पीछे मार्किंग स्कीम में ए लिखा हुआ है, ये बोल रहा हूँ। क्या? हाँ ऐसे कैसे हो? हाँ P2 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर। जी। चेंज, एक सेकेंड। फॉर्मूला था पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो अगर तुम एक मुझे बात बताओ, तो उसने क्या किसका पूछा है? इंक्रीज है ना? हाँ सही है, सही होना चाहिए। लॉजिक देखें इसकी। इंक्रीज का मतलब होगा E2 माइनस E1। क्या ये बात समझ में आती है आपको? हाँ। इंक्रीज का मतलब बनेगा डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला बनेगा E2 माइनस E1। अब E2 निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा? पी स्क्वायर P2 स्क्वायर अपॉन 2m माइनस P1 स्क्वायर अपॉन 2m। तो एलसीएम नीचे आएगा 2m, तो ऊपर बन जाएगा P2 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर। तो अगर तुम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को सिंपली अप्लाई करोगे तो वही गलती मुझसे भी हुई है। देखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनता था E2 माइनस E1। E2 निकालने का फॉर्मूला बनेगा P2 स्क्वायर अपॉन 2m, माइनस लगाऊंगा E1 निकालने का फॉर्मूला बनेगा P1 स्क्वायर अपॉन 2m। तो नीचे एलसीएम आएगा 2m, ऊपर हो जाएगा P2 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर। सही है, इसका आंसर है। क्योंकि जल्दी में करेंगे तो आपके पास वही गलती हो रही है। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी का मतलब हमारे पास होता था काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1। तो मैंने काइनेटिक एनर्जी 2 के लिए फॉर्मूला अलग लिखा, 1 के अलग लिखा, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लास हाँ साहब सर, समझ में आई ये बात? सर आ गई। दूसरे तरीके से भी किया था, उससे भी आ रहा था सर। मैंने काइनेटिक एनर्जी दोनों की माइनस कर दी थी होल पूरी की। स्क्वायर कर दिया था ना। चेंज इन हाँ काइनेटिक एनर्जी का होल स्क्वायर इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। काइनेटिक एनर्जी 2 अलग निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी 1 अलग निकालोगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो फिर आपके पास P2 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर अपॉन 2m बनेगा। सही। ठीक। और बताएं, और कौन कौन से थे? सर मेरे वाले करा देना अब। कौन सा तुम्हारा? तुमने 11 अच्छा और भेजे हैं। एक सेकंड, ये हो गया था तुम्हारा, ये हो गया था तुम्हारा। उसके बाद अच्छा, ये तुम्हारा फिर मूवमेंट्स का एक और सवाल आ गया। अब मूवमेंट के इस सवाल के अंदर आपके पास क्या हो रहा है? इसके अंदर एग्जामिनर ने एक रॉड दिखाई है, एक हॉरिजॉन्टल रॉड, एक आपके पास प्लेन है। इस प्लेन के ऊपर एक रॉड रखी हुई है, इस प्लेन के ऊपर एक सॉरी इस प्लेन के ऊपर एक रॉड रखी हुई है। नहीं, शेप गलत बन रही है, रेक्टेंगल बनना है ऐसे। इसके ऊपर एक रॉड रखी हुई है, बस ये रॉड मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ, ये रॉड है, राइट। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर एक रॉड रखी हुई है। अच्छा, और इस रॉड का आपके पास एंगल बता रहा है 31 डिग्री, 31 डिग्री एंगल बता रहा है। इसकी लेंथ बता दी है 6 मीटर, 6 मीटर इसकी लेंथ है। और यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रही है जो कि परपेंडिकुलर है, और इसका मैग्नीट्यूड बताया है 90 डिग्री का, और एंगल बनाती है परपेंडिकुलर है, और 6 मीटर का डिस्टेंस है, और 6 मीटर का डिस्टेंस एग्जामिनर ने ये मार्क किया है। तो 6 मीटर जो है वो आपके पास ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस एग्जामिनर ने मार्क करके दिया है, विच इज 6 मीटर। अब आपसे पूछ क्या रहा है? 6 मीटर है, एंगल है। स्टेट द नेम ऑफ द फोर्स एक्स। एक्स कौन सी फोर्स होगी? एक्स आपके पास फोर्स जो होगी वो बनेगी आपके पास फ्रिक्शन फोर्स हो सकती है। हाँ, वेट आपके पास डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा इसका, यहाँ पे दिस इज द वेट विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड। ये इसका वेट है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। बोलता है बाय टेकिंग मूवमेंट अबाउट पी एंड पी, ये पी है, इसको पिवट बनाना है। इसको क्या बनाना है? पिवट। यहाँ पे मैंने पिवट बना दिया। बोलता है अगर ये पिवट हो तो कैलकुलेट द वेट ऑफ द बीम, कैलकुलेट द वेट ऑफ द बीम, बीम का वेट बताना था।
तो बीम का अगर वेट बताना चाहते हैं आप, तो बीम का वेट बताने के लिए आपके पास 90 तो इसका मतलब होगा आपके पास, अगर मैं इस फोर्स को आगे एक्सटेंड करूं तो ये तो आपके पास 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपके पास फोर्सेस कौन कौन सी कर रही हैं आपके पास, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, मगर आपको ये डिस्टेंस नहीं पता ना, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस निकलेगा आपके पास किस तरह से, आपके पास सेंटर इसका सही ये हुआ यूनिफॉर्म रॉड है ना, तो वो सेंटर पे होगा ये तो वेट। तो 3, मगर 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 3 sin 60, 3 sin 31, 3 sin 31 से आपके पास ये डिस्टेंस पता चलेगा, क्योंकि ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही थी जिसके आधे पे सेंटर होगा, तो ये डिस्टेंस बनेगा 3 यहाँ से यहाँ तक का। तो 3 sin 30 बराबर होगा आपके पास 3 sin 30 जो निकलेगा, मगर साइन क्यों लगा रहा हूँ मैं, सॉरी, मुझे तो कॉस लगाना चाहिए क्योंकि मुझे ये डिस्टेंस निकालना है। तो इसका मतलब बनेगा आपके पास, अगर ये साइड 3 है और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा था, तो ये इसका वर्टिकल बनेगा, 3 sin 31 ये बनेगा, और 3 cos 31 ये बनेगा। हाँ, मुझे 3 cos लगाना पड़ेगा, साइन लगाऊंगा cos लगाऊंगा, तो मैं जब लगाऊंगा 3 cos 31, तो ये बनेगा आपके पास 2.57। क्या ये बात समझ में आई? 2.57, तो 2.57 मल्टीप्लाई बाय W बराबर होगा आपके पास 90 मल्टीप्लाई बाय 6। क्या बात समझ में आई? वेट का आंसर फिर आना चाहिए आपके पास 90 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2.57। उमर आंसर क्या था इसका? 210 आंसर था इसका। उमर साहब, क्या इसका आंसर 210 था? हैं? हाँ सर 210 है, 210 है। इसका अगला वाला पार्ट करा दे। इसका अगला वाला पार्ट में पूछते हैं, क्या ये 210 समझ में आया? पहले ये बताओ। देखिए 210 निकला कैसे? आपके पास पूरी रॉड की लेंथ थी 6, इसका वेट एक्ट करेगा इसके सेंटर में, तो वेट एक्ट करेगा 3 के ऊपर। तो मैंने एक ट्रायंगल बनाई जिसमें ये साइड मैंने 3 रखी, राइट, यहाँ से वेट एक्ट कर रहा था डाउनवर्ड। तो आपके पास, मुझे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए था, तो वेट आपके पास ये होगा, और डिस्टेंस जो लेंगे वो लेंगे 3 cos 31, क्योंकि 3 cos 31 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको मैंने रेड से मार्क कर रहा हूँ मैं, देखो। तो इसका मतलब बनेगा 3 cos 31 निकाल के आपने 2.5, आंसर आएगा 2.57। तो 2.57 मल्टीप्लाई बाय वेट शुड बी इक्वल्स टू, ये फोर्स है और इसके साथ परपेंडिकुलर एंगल था 90 का, तो 90 इज द फोर्स और डिस्टेंस था 6, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 6 को डिवाइड कर दोगे 2.57 से, तो वेट आ गया। अब अगले पार्ट में एग्जामिनर पूछता है सर आपसे इसमें क्या ये जो चीज, ऊपर वाली, बिल्कुल ऊपर वाली फोर्स है 90 वाली, 90 न्यूटन वाली, इसका भी तो वो करेंगे ना, यानी इसका हम ये लोग वो क्यों नहीं करेंगे, ले रहे? कॉम्पोनेंट नहीं लेंगे। ये देखो, ये क्या चीज, एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है 90। 90, तो फोर्स यूं लग रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 हो गया, 6 हो गया, तो 6 के साथ कैसे? 90 को यही तो डायरेक्ट, पूछ रहा हूँ, कैसे? क्या कह रहे हो? कैसे कैसे? मूवमेंट्स की डेफिनेशन क्या थी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय फोर्स फ्रॉम द तो पिवट। यहाँ पे फोर्स कितनी है, यहाँ पे फोर्स कितनी है, 90 न्यूटन है। और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, आई सही सही, 6। समझ आ गई, समझ आ गई, सही सही। आ गया। अब उसके बाद पूछते हैं कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। अब आपने मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स बताना है, तो आपके पास फोर्स तो आ गई 210, वेट आ गया 210। अब आपने फोर्स बतानी है कितनी, कौन सी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्स। तो हो तो गया, ये देखो, एक ये ट्रायंगल बन रही है,
इसका वेट कितना है 210, ये एंगल कितना था 31, तो इसका मतलब बनेगा अगर मैं वेट 210 ले लूं तो ये बन जाएगा W cos 31। क्या W cos 31 x के बराबर होगा उमर? तो 210 मल्टीप्लाई बाय cos 20 सर 31 साइन 31 क्यों नहीं होगा? साइन 31 नहीं यानी होगा ना, ये फोर्स एक्स पूछ फ्रिक्शन रहा है, उसको फोर्स रोकेगी। एक्स। नहीं 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 भाई, फोर्स एक्स की डायरेक्शन बताओ कौन सी है, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। उसका मतलब बनेगा अगर आपके पास वेट कितना आ चुका था 210, एक सेकंड रुको, वेट 210 है, सही कह रहे हो तुम, वेट 210 है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बन गया तुम्हारा हाइपोटेन्यूज, ये तुम्हारा बन गया परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा बन गया बेस। तो इसका मतलब होगा आपके पास, इसका मतलब बनेगा तुम्हारा कि अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, तो टेन 31 बराबर होगा परपेंडिकुलर 210 और बेस हो जाएगी एक्स। तो जो एक्स की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 210 अपॉन 1031। सॉल्व करो जरा, 210 को जब मैं 1031 से सर इसमें डिवाइड tan करूंगा, क्यों लिया है ये बता दो। हाँ रुक जाओ बता रहा हूँ, पहले मैं आंसर निकाल लूँ। 210 डिवाइडेड बाय 1031, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 349, 349.5, 349.5, ये इसका आंसर है एक्स का। अब तुम बोल रहे हो सर कि ये हो मैंने ही नहीं आपको सकता ना, ये तो वो है, यानी पीछे 90 दिया हुआ है इसका आंसर 90। क्या दिया हुआ है, 90 आंसर 90 है? जी सर। बाकी की में 90 आंसर है। अगर मेरा हाइपोटेन्यूज, अगर मेरा हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर मेरा 210 है, एंगल 31 बना रहा है, अगर मेरा परपेंडिकुलर 210 है, एंगल 31 है, तो मुझे कॉस लगाने में गलती तो नहीं की मैंने? टेन थीटा बराबर होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, तो मेरा परपेंडिकुलर 210 बन रहा है और बेस मेरा बन रहा है आपके पास अननोन, तो 210 डिवाइड बाय 1035, एक सेकंड, 210 डिवाइड बाय 1031, 349 आ रहा है आंसर तो, 90 आंसर है। अगर तुम एक्स निकालना चाहते हो, वेट वेट तो सही आ रहा है 210, सर उन्होंने वेट से यार, उन्होंने तो वेट इस्तेमाल ही नहीं किया इस बार, उन्होंने तो 90 की है 90। क्या कर दिया मैंने? 90 इस्तेमाल किया 90। नहीं, डायरेक्ट आंसर 90 लिखा हुआ, वर्किंग तो होगी कुछ। नहीं सर उन्होंने 90 न्यूटन इस्तेमाल किया है, 90 साइन 31। सर मार्किंग स्कीम में लेकिन 90 साइन 31 लिखा हुआ है, 90 साइन 31, वेट इधर क्यों एक सेकंड, 90 साइन 31, एक सेकंड, 90 साइन 31 की तो कोई लॉजिक, एक सेकंड, अगर मैं इस फोर्स को पीछे की तरफ बढ़ाऊं, एक सेकंड, अगर मैं 90 वाली फोर्स को यहाँ से स्टार्ट करूं, ये, तो ये फोर्स इस तरह से होगी जो 90 की होगी, नाइन्टी की फोर्स ये दिखा दिया, अगर मैं इसको पीछे तक बढ़ा दूं तो ये होगी 90, ये एंगल था 31, ये एंगल था 30 डिग्री का, 31 का ये एंगल था, तो ये एंगल भी आपके पास 190 डिग्री का होगा, तो ये 90 हो गया, 31 हो गया, तो ये बनेगा आपके पास 59, 39 और ये हो जाएगा 90, वो 90 हो गया और ये 31 हो गया, 59। तो एग्जामिनर एक्स की फोर्स पूछ रहा है, तो एक्स की फोर्स आपके पास या तो बराबर हो सकती है 90 साइन
साइन भी लगेगा 90 cos 59 के 90 cos 59 90 नहीं, मुझे तो ये एक सेकेंड सर सही है, समझ आ गया, आपने मुझे तो डायग्राम नहीं सही आया। बनाई है। आप देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, और आप एंगल 31 ले लें, तो साइन 31 किसके बराबर होगा? 90 अपॉन नीचे वाली पूरी साइड जो पूरी एक्स होगी। साइन ये ट्रायंगल की बात कर रहे हो तुम? इस ट्रायंगल में ये तो आपके पास 31 डिग्री है और ये कितना होगा? ये 59 डिग्री होगा। क्या ये बात मैं समझ कर रहा में हूँ आई? इन दोनों का सम जो होगा वो कितना होना चाहिए? 90, ताकि और फिर ये 90 होगा। साइन 31 होगा अपोजिट अपॉन हाइपोट, पूरी ट्रायंगल देखें बड़ी वाली। हाँ, बड़े ट्रायंगल में देख रहा हूँ अगर तो ट्रायंगल देखें, साइन 31 लाएंगे ना, तो अपोजिट उसके सामने वाला होगा जो रेड वाला बनाया, और हम्म, नीचे वाला पूरा ब्लू वाला, ये पूरा एक्स साइन 31 हो गया ऐसे। तो फिर वेट से क्यों नहीं आ रहा? वेट से भी तो आना चाहिए। अगर उधर से 90 आ रहा है तो इधर से भी तो आना चाहिए। ऐसा थोड़ी हो सकता है फिजिक्स में कि एक जगह से एक जगह से ना है। सर एक्स पूरी फोर्स होगी ना, एक्स वो एक्स आपने उस तरफ का निकाला है, क्या पता। रुक जाओ, तुम्हें आवाज कट रही है बहुत। 210 आपके पास वेट है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। उसने फोर्स एक्स पूछी थी, तो 210 एक्चुअल में वेट परपेंडिकुलर, एक सेकंड, नहीं 90, द डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्स। फोर्स एक्स जो थी वो आपके पास, फोर्स एक्स कौन सी है? हाँ, फोर्स एक्स एक्स एक्सिस पे एक्ट कर रही है ना, 31 डिग्री का एंगल बना रहा था। तो अगर फोर्स वन में निकालना चाहूँ पिविट से, अगर मैं लगाता हूँ, एक सेकंड रुको, अगर मैं पिविट की लॉजिक लगाऊं तो ये मेरा पिविट बना हुआ है, मगर ये तो पिविट पे फोर्स है, ये तो जीरो हो जाएगी ना। जो फोर्स पिविट पे एक्ट करती थी परपेंडिकुलर, एक सेकंड, अगर मुझे ये फोर्स निकालनी है और ये मेरा पिविट है और इसका डिस्टेंस आ गया था आपके पास, मैं इस पे क्वेश्चन मार्क लगाऊं, मुझे सोचना पड़ेगा, टाइम वेस्ट हो रहा है। कोई और सवाल भेजो, मुझे समझ में नहीं आया। इस क्लास में समझ सर में आ गया होगा शायद। इसके बाद वाले करा दें फिर। इसके बाद वाले, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाओ। ये एक्स वाला मैं देख के बताऊंगा तुम्हें। इसके बाद जो था वो आपके पास था ये, जिसमें तुमने सर्किल बना के दिया है। ये एक आपके पास सर्किल है, इस सर्किल के ऊपर आपके पास फोर्सेज एक्ट कर दिए। ये पॉइंट ए है, एक फोर्स ये एक्ट कर दिए, एक फोर्स ये एक्ट कर दिए, और इसका मैग्नीट्यूड एग्जामिनर ने बताया 1.2 न्यूटन, और दूसरी फोर्स ये एक्ट कर दिए, इसका मैग्नीट्यूड बताया 1.2 न्यूटन, और सेंटर से डिस्टेंस मार्क हुआ है, ये आपके पास आ गया। ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस है आपके पास रेडियस आर, और ये भी रेडियस आर है, और यहाँ पे एक पॉइंट है, और इस पॉइंट से एक फोर्स एक्ट कर रही है, और वो फोर्स आपके पास है 6 न्यूटन की, और इसका डिस्टेंस जो है वो आपके पास है r/2, और ये एंगल बता के दिया है उसने थीटा। ये सवाल है, आपसे पूछ क्या रहे हैं? थीटा की वैल्यू पूछ रहा है पहले पार्ट में। क्या लिखा है? फ्रिक्शन फोर्स ऑफ द डिस्क एंड पेन इज नेग्लिजिबल, डिटरमाइन द एंगल ऑफ थीटा। थीटा निकालना है आपने। उसका मतलब बनेगा ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट को मूव करा रही होगी क्लॉकवाइज, ये वाली भी फोर्स इसको मूव कराएगी क्लॉकवाइज, और ये वाली फोर्स जो है इसको मूव करा रही होगी आपके पास एंटी क्लॉकवाइज।
हाँ ये फोर्स को नीचे लेके आएगी, तो इसका मतलब बनेगा आपके पास 1.2 मल्टीप्लाई बाई 2r, 1.2 वन ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, 1.2 मल्टीप्लाई बाई 2r बराबर होगा आपके पास 6 न्यूटन की फोर्स थी और इसका थीटा, और ये इसका आपके पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा। ये फोर्स है, फोर्स अगर ये है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये बनेगा इसका। इसका मतलब बनेगा आपके पास 6 इंटू पिवट 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 कहाँ लेना था एक सेकंड में, ठीक है r/2 है ये। अगर ये r/2 है तो फिर इसका मतलब होगा ये भी r/2 होगा, r/2 r/2 r के बराबर हो जाएगा। तो आपके पास ये चीज इस तरह से बनी, राइट एंगल ट्रायंगल। तो थीटा निकालने के लिए आपके पास स्टेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकाल, थीटा निकल गया था तुम्हारा 1.2 मल्टीप्लाई बाय 2r बराबर होगा 6, और इसको डाउनवर्ड मूव करा रहा है, तो इसका मतलब बनेगा आपके पास 6 साइन थीटा इंटू r/2। उसका मतलब होगा r से r कैंसिल होगा, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 4 बराबर हो जाएगा 6 इंटू साइन थीटा के, तो 1/2, तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 6, तो शिफ्ट साइन इनवर्स ऑफ आंसर। थीटा कितना आ रहा था 53 डिग्री का। व्हाट इज द आंसर ऑफ थीटा, थीटा का आंसर कितना था, और उसके बाद उसने पूछा स्टेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ द पिन, स्टेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, फोर्स कहाँ है, स्टेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ द पिन ऑन द डिस्क, पिन कहाँ है, थीटा की वैल्यू तो कितनी आ रही थी, थीटा 53 डिग्री आ रहा था क्या पहले, ये बताएं। फिर जी सर आ रहा है 53.13 आ रहा है। सही है, क्या ये लॉजिक समझ में आई, ये ऊपर से गुजर गई, पहले ये बताओ। आगे नहीं, ये तो सर हो गया था, इसका अगला वाला नहीं हो रहा। स्टेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ द पिन, अब स्टेट का तो मतलब है कि आपने देख के बताना है, स्टेट द फोर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द पिन ऑन द डिस्क, 1.2 होना चाहिए, क्योंकि 1.2 इधर लग रही है, 1.2 इधर लग रही है। स्टेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ द पिन ऑन द डिस्क, स्टेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ द पिन, पिन कहाँ पर है, एक सेकेंड, पिन कहाँ पर है, एक सेकेंड, पिन कहाँ पर है, ओ पे है ना पिन, तो पिन कहाँ पर है, ओ पर है, एक सेकेंड, ओ पे है ना पिन, तो उसका मतलब होगा अगर ये आपके पास डिस्क में घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ गया इस फोर्स की मदद से, इसमें लिखा हुआ है C is the radial line this shown the disc is negligible weight and it is in equilibrium, अगर ये इक्विलिब्रियम में है आपके पास
ओ पे पेन है, ओ पे पेन है, इसका मतलब है अगर ओ पे पेन है और उसको एक फोर्स ऐसे मूव करे इसको। अच्छा जी, तो फिर स्टेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो क्लॉकवाइज बराबर होगा एंटी क्लॉकवाइज के। जीरो आंसर है क्या? इक्विलिब्रियम में 6 तो न्यूटन फोर्सेस का आंसर है, सम 6 जीरो होता है। न्यूटन, कितना है? 6 न्यूटन। 6 न्यूटन। 6 न्यूटन तो वो फोर्स थी जो ओ पे एक सेकंड, 6 न्यूटन तो वो फोर्स थी जो कनेक्ट कर दी थी सी पे कर दी थी। 1.2 1.2 6 न्यूटन। सर इसमें पिवट कहाँ ले रहे हैं? क्या करो इसमें पिवट? पिवट तो सी है ना, पिवट तो हमने सी लिया है, सॉरी। हाँ, इस डायग्राम में सी नहीं पिवट। ये पॉइंट होगा ना पिवट, तो ये दोनों पॉइंट सेम ही एक्शन पे लाइन कर रहे हैं, तो पिवट तो शिफ्ट हो सकता है। हाँ, तो अगर आपके पास सही है, अगर इस पिवट को मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ, क्योंकि दोनों सेम ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे होंगे, तो इस पॉइंट पे जितनी फोर्स लग रही होगी वही उतनी फोर्स इस पॉइंट पे लग रही होगी। इस ब्याप पे वो 6 न्यूटन कोट कर रहा है, क्योंकि ये तो एग्जामिनर ने वैल्यू आपको बताई थी 6 न्यूटन की है। पिवट शिफ्ट नहीं कर सकते ना सर, पिवट वहीं पे लगा रहेगा पेन पे। तो अगर इसका मतलब होगा एक फोर्स ये एक्ट कर रही थी 6 न्यूटन की, तो यहाँ से भी तो वही फोर्स एक्ट कर रही होगी। क्यों ऐड करी होगी ये? क्योंकि एक लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर फोर्स यहाँ से एक्ट कर रही हो या फोर्स यहाँ से एक्ट कर रही हो, पिवट तो सेम। एक सेकंड, जो ये वर्किंग ऑपोजिट हम, नहीं होना चाहिए? अगर सर वो आप जो कहना चाह रहे हैं कि भाई वो उसका नाम क्या है, नेट फोर्स 0 है क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, तो 6 4 ये जो 6 पिवट पे एक्ट कर रही है दूसरी साइड पे नहीं होगी? देखो ना, ये 1.2 और 1.2 तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। हाँ ये ये समझ आ 1.2 गया, और 6 न्यूटन फिर हाँ, ऑपोजिट साइड में होनी चाहिए ना, ताकि जब दोनों को ऐड करें तो वो कैंसिल कर दें एक दूसरे को। ये कहना चाह रहे हो? हाँ सर मैं ये पूछ रहा हूँ। ये कहना चाह रहे हो? जी सर यही कह रहा हूँ। हाँ सही है, तभी तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में आएगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी जीरो। तो जब तमाम क्योंकि 1.2 से 1.2 तो कैंसिल हो रही है, तो इसका मतलब होगा यहाँ 6 न्यूटन थी, तो फिर आपके पास जो ऑपोजिट फोर्स एक्ट करेगी ताकि आपके पास ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम है, तो 6 न्यूटन ही बनेगी, क्योंकि ये 6 इस 6 से कैंसिल हो रहा होगा, ये 1.2 इस 1.2 से कैंसिल आउट हो रहा होगा, तभी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहेगा, अदरवाइज ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहेगा ही नहीं। तो अगर एग्जामिनर ने सवाल में मेंशन कर दिया कि ऑब्जेक्ट इज इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब बनेगा इस 6 न्यूटन के काउंटर एक दूसरी फोर्स एक्ट कर रही होगी जिसको कैंसिल आउट कर रही होगी। उसके बाद फिर तुमने एक सवाल भेजा मूवमेंट्स का। मूवमेंट्स की कंडीशन क्या होती है इक्विलिब्रियम की, ये तो हो गया था तुमसे। इस पे तो कुछ मार्क नहीं किया हो तुमने, इसमें कौन सा कराना है उमर? सर हाँ मेरा सर एमसीक्यू ये वाला करा। करवाना था, समझ आ गया, यही कराना था, समझ आ गया, सर्कल वाला। और अब किसने भेजा है? अब 4 सवाल और भेजे हैं, ये किन्होंने भेजे हैं? ये होंगे मेला से जी। नहीं सर, ये जो उससे अगले वाले ना उसके अंदर डायमीटर निकालने हैं उसके, यानी पूरा सवाल भेजा है ना आपको, एक पेज पे एक पार्ट है, दूसरे पे अलग अगला पार्ट है, पार्ट सी वाले पार्ट सी में पार्ट 2 कर दें। पार्ट 2 कर दो। डायमीटर नहीं निकला था जिसमें उन्होंने सर्किल बना के भेजा है। जी सर। अब इसका तो मुझे सारे आंसर बताते चलो ऊपर के, ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। तो मुझे बताओ, ये जो रॉड गिवन थी, इस रॉड में क्या निकालना था? कंपोनेंट ऑफ वेट निकालना था, तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स, इसका आंसर तुम्हारा कितना आया था? 12। तो वर्टिकल वेट, एक सेकंड, 12 न्यूटन की फोर्स थी, वेट आपके पास कितना था? ये था, कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द बार ऑन द क्या है आगे, है ही नहीं, मिसिंग बकेट। एक सेकंड, ऑन द बीम लिखा ऑन द बीम लिखा है, मुझे जहाँ से बकेट नजर आता। ये तो मुझे है। पूरा छत्तीस सॉल्व करना न्यूटन है, पड़ेगा, उसके पहले बाद ही मैं 26 लास्ट पार्ट न्यूटन तक है, पहुंच सकता हूँ। पहले पहले तो मुझे आंसर 26 बताना न्यूटन शुरू है। करो।
कंपोनेंट ऑफ फोर्स कितना आ रहा था बताओ? 26 न्यूटन। तो फोर्स का जो कंपोनेंट आ रहा है हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है? वर्टिकल है। वर्टिकल फोर्स का कंपोनेंट आ रहा है 26 न्यूटन। ये तुम्हारा मैं आंसर लिख रहा हूँ। उसके बाद उसने पूछा था बाय द टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए कैलकुलेट द वेट। वेट कितना निकाला तुमने? 15 न्यूटन। 50? 15 न्यूटन आ गया था तुम्हारा वेट। उसके बाद आपके पास उसने बोला है जी क्या, उसके बाद उसने आपसे निकाला स्ट्रेस। स्ट्रेस कितना आ चुका था? स्ट्रेस बताओ। सर 1.5 into 10 की पावर 8। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता था? सर ये हो गया है वाला, सॉरी ये तब मैंने वो पढ़ा नहीं था ये स्ट्रेस वगैरह। अब हो जाएगा। फोर्स पता है, स्ट्रेस पता है, एरिया निकल जी आएगा। सर हो जाएगा। अब इसके अगले वाला सवाल करा दें। इसके बाद कौन सवाल है? सर उसमें अब रुको, अब डेंसिटी मेरे ऑफ क्लास वाटर के लिए वगैरह आने दी। दो। नहीं सर पहले वो करा देना, उसमें बस एक सवाल है वो पूछना आउट ऑफ सिलेबस है या नहीं। कौन सा वाला? सर इसमें ये डेंसिटी दी हुई। इंटरनेट वाले सवाल की बात कर रहे हो? नहीं नहीं उसमें नहीं, ना वाटर की डेंसिटी दी हुई, वाटर वाटर वेपर की, तो उन्होंने कहा मीन सेपरेशन का रेशियो निकालो दोनों का। हाँ ये आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस है। वैसे उसका फॉर्मूला लिख लो, वैसे तो आउट ऑफ सिलेबस है। वॉल्यूम बराबर होता है आपके पास डी क्यूब के रूट के। मीन सेपरेशन का क्यूब रूट लगाना, आंसर आ जाएगा। वो तो नहीं 1/16,000 वाला सवाल, ये वाले सवाल की बात कर रहे हो? हाँ ये वाला तो मुझसे हो गया ना, हाँ पहला पार्ट हो गया, इसका दूसरा पार्ट रहता है। एक सेकेंड यार, डेंसिटी जिसपे तुमने सर्कल बना के भेजा है, स्टेट द एविडेंस। जी नहीं सर। नहीं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड हैज अप्रोक्सीमेटली द सेम सेपरेशन। ये तुम्हारे पास सिलेबस से खत्म हो गया है, ये A2 में चला गया है। इस सवाल को छोड़ दो तुम, ये सिलेबस से खत्म हो गया है, ये खत्म हो चुका है जी। अब उमर साहब से सबसे लास्ट में सवाल भेजा आपने, सबसे उसके बाद लास्ट सर में एक और सवाल है उसके अगले वाला, उसके अंदर कहा है कि यंग मॉडुलस डिफॉर्मेशन ऑफ अ लिक्विड और गैस को क्यों नहीं वो कर सकते, तो ये भी सिलेबस से निकल चुका है क्या? आपके सिलेबस में सिर्फ स्ट्रेस वाली चीज मौजूद है सॉलिड के लिए, क्योंकि लिक्विड और गैसेस के अंदर यंग मॉडल्स हो नहीं सकता। यंग मॉडल्स हाँ तो ये पूछ सकते हैं अभी भी हमसे कि लिक्विड और गैसेस को क्यों नहीं कर सकते? नहीं, क्योंकि एक्चुअल में केएमटी एक टॉपिक है फिजिक्स में, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जिसकी मदद से सॉलिड लिक्विड गैस को डिफाइन किया करते थे। ये पूरा का पूरा टॉपिक उठा के उन्होंने ए से A2 में डाल दिया है। तो इसलिए अब आपके पास सिर्फ यंग मॉड्यूलर सॉलिड के लिहाज से तो सवाल आ सकते हैं, लिक्विड और गैस के लिहाज से कोई सवाल नहीं आ सकता, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ यंग मॉड्यूलर सॉलिड का गिवन है, लिक्विड और गैस का आपके पास खत्म कर दिया है, इसलिए ये नहीं आ सकता जी। उमर साहब, उमर कह रहा हूँ मैं, क्लास साहब, आखिरी सवाल कौन सा भेजा है आपने? ये आपके पास ये अच्छा सवाल है सर एक और बार बताएं डक्टाइल ब्रिटल और पॉलीमेरिक चीजें क्या होती हैं? अब क्या होती है? डक्टाइल ब्रिटल और पॉलीमेरिक चीजों में क्या वो होता है, यानी इनका बार बार पूछा हुआ एक नंबर के लिए सवाल आता है हर बार ही। देखो डक्टाइल जो चीजें होती है ना, अगर आप डक्टाइल का ग्राफ बनाते हैं तो ये होता था इसका इलास्टिक लिमिट, और ये होता था इसका ब्रेकिंग पॉइंट। एक होती थी यूटीएस, एक होता था ब्रेकिंग पॉइंट। तो जो डक्टाइल होता है, डक्टाइल के अंदर आपके पास यूटीएस और इलास्टिक ब्रेकिंग पॉइंट फार अवे होते हैं। क्या होते हैं आपके पास? फार अवे होते हैं, ये कहलाती थी डक्टाइल। जो आपके पास ब्रिटल होता है, ब्रिटल के अंदर जहां पे ऑब्जेक्ट आपके पास इलास्टिक लिमिट क्रॉस होती है, यूटीएस जहां पे आता है, उसके फौरन बाद ही ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है। तो यूटीएस और ब्रेकिंग पॉइंट बहुत क्लोज होते हैं। और पॉलीमेरिक के अंदर तो आपके पास चेन ऑफ मोनोमर होती है, आपके पास मैक्सिमम मिनिमम फोर्स पे मैक्सिमम स्ट्रेस शो करते हैं, मिनिमम फोर्स पे मैक्सिमम एक्सटेंशन, ये कॉन्सेप्ट था। तो इसको जब भी डिफाइन करोगे यूटीएस और ब्रेकिंग पॉइंट से डिफाइन करोगे, दोनों एक दूसरे से फार अवे होंगे, डक्टाइल होगा, एक दूसरे के करीब होंगे, ब्रिटल होगा। उमर साहब, वो इखलास साहब, आपका लास्ट सवाल जो सबसे आखिर में तुमने भेजा है, एक आपके पास पार्टिकल है, इसकी स्पीड गिवन है 2m, नहीं मास है 2m, स्पीड है v, कोलिजन बताया इनइलास्टिक है, ये रिबाउंस होके वापस आती है। तो पूछता है व्हाट इज द पॉसिबल चेंज इन मोमेंटम, इनइलास्टिक कोलिजन है।
अगर इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो इसका मतलब होगा आपके पास सम एनर्जी इज वेस्टेड। तो जब एनर्जी वेस्ट होगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर मैं इसको v1 कहता हूँ, इसको v2 कहता हूँ, तो v2 इज लेसर देन v1। क्या ये बात समझ में आई? v2 जो होगी v1 से लेस होगी। व्हाट इज द पॉसिबल चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द कोलिजन? तो अगर ये सिर्फ जाके रुक जाता है तो उसका मोमेंटम होता है 2mv, और अगर इलास्टिक होता तो बन जाता 4mv। mv तो हो ही नहीं सकता था। इसका आंसर सी है, 3mv आंसर है। इखलास था। अब ये बात समझ में आई? नहीं सर 4mv तो सही है, इलास्टिक के लिए है। देखो अगर ये जाके रुक इलास्टिक के जाता, लिए फिर अगर ये जाके रुक जाता, स्टॉप हो जाता, तो उसका मोमेंटम बनना जाता 2mv, राइट। अगर ये रिबाउंस होके वापस आता और ये इलास्टिक कोलिजन होता तो उसकी आने जाने की स्पीड सेम होती, तो जाने की स्पीड v, आने की स्पीड v, तो आंसर बन जाता 4mv, राइट। mv तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका पॉसिबल आंसर बनेगा, और बनेगा 3mv, क्योंकि ऑब्जेक्ट ना रुक रहा है ना इलास्टिकली कोलाइड करके वापस आ रहा है। तो अगर इनइलास्टिक कोलिजन होगी तो उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो जो थोड़ी सी कम होगी तो उसका मोमेंटम जो बन जाएगा वो 4mv से छोटा होगा, 2mv से ज्यादा होगा। क्योंकि 2mv जब होता है जब ये रुक जाता, मगर रिबाउंस होकर वापस आ रहा है तो आंसर तो 2mv से ज्यादा होगा और 4mv से कम होगा। तो 4 से कम और 2 से ज्यादा जो आंसर है वो 3mv है। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि अगर इलास्टिक कोलिजन होता तो आंसर बनता 4mv, और अगर ये जाकर रुक जाता तो इसका चेंज इन मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ इनिशियल मोमेंटम के बराबर होता, क्योंकि फाइनल जीरो हो जाता, तो वो बन जाता mv। तो इसका मतलब होगा 2mv और 4mv के बीच का आंसर होगा, और वो आंसर 3mv है। तो इसलिए आपके पास ऑब्जेक्ट रिबाउंस हो रहा है मगर उसकी स्पीड कम हो गई है, तो उसका टोटल मोमेंटम जो हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, वो 3mv के बराबर होगा। ऐसे करना था। ठीक है सर, इससे पहले वाला भी करा दे, इससे पहले भी 3-4 है। इससे पहले वाला ये लिखा हुआ है, अ बॉडी इलास्टिकली एट रेस्ट एक्सप्लोड इनटू टू पार्टिकल m1 m2 मूव सेपरेट टू ईच अदर, वेलोसिटी आर v1 and v2, व्हाट इज द रेशियो ऑफ v1 अपॉन v2? इसका रेशियो क्या होगा? तो अगर एक पार्टिकल एक्सप्लोड हुआ है, तो आपने एक बात देखी थी, जब कोई पार्टिकल एक्सप्लोड, अगर कोई पार्टिकल एक्सप्लोड हो रहा है दो पीसेस में, और एक पीस का नाम उसका रख रहा है वो m1, क्या नाम रख रहा है एक का m1 और दूसरे का मास रख रहा है m2, तो जब पार्टिकल एक्सप्लोड होगा तो जब इधर जाके इसकी स्पीड होगी v1, जब इधर जाके इसकी स्पीड होगी v2, तो इसका मतलब बनेगा 0 बराबर होगा m1 v1 माइनस m2 v2। तो आपके पास सब्जेक्ट अगर बनाना है, आपने सब्जेक्ट किसको बनाना है, रेशियो किसको पूछ रहा था, द रेशियो ऑफ v1 अपॉन v2, इसका मतलब बन जाएगा m2 v2 बराबर होगा m1 v1 के, तो v1 अपॉन v2 का रेशियो बराबर होगा m2 अपॉन m1, तो m2 अपॉन m1 बी आंसर है। निकाला तो है तुमने आंसर, निकाल तो लिया तुमने आंसर? सर ये वाला 54 पूछ रहा हूँ। इसका आंसर बी नहीं है क्या? m2 अपॉन m1 ही हाँ होना इसका चाहिए। आंसर भी है, सही है। तो इसमें तुमने कर तो लिया था सॉल्व? हाँ वो सही है, मैंने ये पूछा, वो असल में ऊपर के साथ आ गया था ना। ये पीछे वाली तस्वीर देखें, दूसरी 54 जिसमें 54 MCQs, ट्रॉली है नवंबर आगे जा 11 रही है। पेपर 21, एक ट्रॉली है जो मूव कर रही है। A group of students investigate the principle of conservation of momentum using the small truck traveling with the frictionless surface. Sand is dropped into the tire truck X when it passing through X. जब ये X से पास होते थे उसके अंदर क्या डाल देते हैं आप, डाल देते हैं इसमें क्या, रेत सेंट ड्रॉप कर देते हैं। एट वाई द टर्म डोर इज बॉटम ओपन एंड देन सेंट फॉल आउट। एक्स में आपने इसके अंदर मट्टी डाली और वाई के अंदर मट्टी निकाल ली आपने। how does the velocity of the truck changes when the scent is added to the truck at x and release? तो जब ट्रक ऐड करेंगे तो मास आपके पास बढ़ गया, तो मास के बढ़ने से वेलोसिटी कम हो जाएगी।
बी आंसर होना चाहिए ना इसका, इसका तो आंसर बी होना चाहिए। सिर्फ एक इंक्रीज नहीं होगा, जब उसका मास कम होगा तो इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, नहीं 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 नहीं, तुम सवाल समझे नहीं एक्चुअल में। ये ट्रॉली थी, राइट, ये ट्रॉली थी, ये मूव कर रही थी किस स्पीड से, स्पीड आपको बताई उसने, नहीं स्पीड नहीं बताई। आपने सपोज की स्पीड दे दी 10 मीटर पर सेकेंड, आपके पास जब ये एक्स से पास हुई तो आपने इसके अंदर सेंड डाल दी, तो जब इसके अंदर सेंड डालोगे तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी स्पीड कम हो गई 8 मीटर पर सेकेंड। जब ये वाई पे पहुंचेगा तो इसके अंदर से मट्टी निकल गई है। अब जब मट्टी निकलेगी तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी फिर से, तो सेम ही तो रही, पहले कितनी थी 10, बाद में भी कितनी हो गई 10। ये मतलब है इसका, क्या ये बात समझ में आई? जब वो एक्स पे पहुंचा था और इसमें मट्टी पड़ रही थी तो उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड। मट्टी के ड्रॉप होने से इसकी स्पीड कम हो गई, मोमेंटम सेम रहेगा, मास बढ़ गया, वेलोसिटी कम हो गई। अब जब ये वाई से बाहर निकल रहा होगा तो इसके अंदर से मट्टी दोबारा से निकलना शुरू हो गई, तो जब मट्टी दोबारा से निकल जाएगी तो इसकी स्पीड जितनी ओरिजिनल थी उतनी हो जाएगी ना, तो 10 से स्टार्ट होता है 10 ही हो जाएगी फिर से। ये मतलब है इसका, मतलब तुम क्या समझे? मुझे लगा निकल जाएगा और बढ़ जाएगी स्पीड नहीं नहीं नहीं, इसकी इनिशियल स्पीड थी 10। अगर इसकी इनिशियल स्पीड 10 थी, आपने मट्टी डाली, स्पीड हो गई कम 8। फिर जब ये आगे बढ़ेगा तो जब मट्टी ड्रॉप होगी तो 8 से बढ़ के स्पीड 10 हो जाएगी ना, तो जो इनिशियल थी वही फाइनल हो जाएगी, तो इसलिए वो लिख रहे हैं सेम। ये मतलब इस बात का। सर इससे पहले वाला भी कराते हैं, 48 और 45 भेजें इससे पहले हैं 48 और 45 की दो पिक्चर्स भेजी है ना इससे पीछे वाली। 48 देख लें पहले। 48 में लिखा हुआ है स्टेशनरी न्यूक्लियर नंबर इज ए, nucleus decay emitting the proton with the speed v from a new particle speed, the new atom of the proton move away from the one and the opposite direction, which equations give velocity in terms of a and u। न्यूक्लियर नंबर था a, उसमें से एक प्रोटॉन निकल गया। A nuclear number is decay by the emitting of the proton। न्यूक्लियर नंबर का मतलब होता था नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो एक रेडियो एक्टिव सोर्स था, इसका मास था a, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला, सॉरी प्रोटॉन। तो अब जो पार्टिकल बचेगा उसका मास हो जाएगा a-1 और इसकी स्पीड है v। विच एक्सप्रेशन गिव u, v क्या है, एक सेकेंड, द प्रोटॉन मूव फ्रॉम अवे, एक सेकेंड, द न्यूक्लियस डिके इमिटिंग ऑफ द प्रोटॉन विद द स्पीड v टू फॉर्म अ न्यूक्लियन विद स्पीड u, और इसकी स्पीड बता दी है u। इसका मतलब बनेगा m1 v1 माइनस m2 v2 बराबर होगा 0 के। तो अगर मैं इसका मास लूँ a-1 इंटू u माइनस 1 प्रोटॉन इंटू v इज इक्वल्स टू 0। a-1 v, a-1, हाँ तो b तो इसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर b नहीं है क्या? ये सर समझा लें। हाँ तो सही तो है, आ तो गया समझ में, क्योंकि इसमें से जब एक प्रोटॉन निकलेगा तो इसका मास हो जाएगा a-1 और इसकी स्पीड है u, इसकी स्पीड है v, तो इसका मतलब बनेगा m1 v1 माइनस m2 v2 बराबर होगा 0 के। तो a-1 u माइनस 1 इंटू v आ गया आंसर। उसके बाद 45 की बात कर रहे हो, 45 क्या था, 45 में क्या हो रहा है, आपके पास एक बॉल है, एक लेड पैलेट से, इसका मास है 10 ग्राम, स्ट्राइक करते हैं आपके पास स्टेशनरी वुडन पीस का जिसका मास था 100 ग्राम। द पैलेट ब्लॉक इम्पैक्ट इज 250 मीटर पर सेकेंड, इट इम्बेड itself in block and does not emerge। What is the speed of the block emerge after the pallet is, अच्छा, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट था, इसका मास बताया था 100 ग्राम, इसके अंदर एक बुलेट पैलेट मूव करते हैं जिसका मास था 10 ग्राम,
और इसकी स्पीड थी 250 मीटर पर सेकेंड, तो व्हाट इज द स्पीड? m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होगा m1 प्लस m2 एंड द होल थिंग इज मल्टीप्लाई बाय v। ये वाला फॉर्मूला लगेगा, एम्बेड हो गया ना कंबाइंड वेलोसिटी। ये लगाया इसका मास था 10, इसकी स्पीड थी 250, मास था 100, स्पीड थी 0, यहाँ बन जाएगा 110, स्पीड हो जाएगी v। तो 2500 डिवाइडेड बाय 110 आ गया आंसर शायद 2500 डिवाइडेड बाय 110 तो आंसर आ रहा है 22.7। 22.7 कौन सा ऑप्शन है? 22.7 आंसर आ रहा है मेरा तो। क्या 25 आंसर था इसका? सही आ रहा नहीं, 23 आंसर आ रहा है ना, सही है। क्या गलती कर रहे थे तुम? सही है सर, मैंने वो अलग अलग ले लिया था, मास मैंने अलग ले लिया। नहीं, मास कंबाइन हो जाएगा। हाँ, क्योंकि इन्हें इलास्टिक कोलिजन है ना। हाँ, मास कंबाइन हो जाएगा। हाँ, चलें ठीक, रखते हैं। पीछे होगा सर ग्राफ वाला, आइस हॉकी वाला। क्या क्या क्या? चले, मैसेज आ गया, मुझे क्लास एंड करनी है, दूसरे की क्लास स्टार्ट होगी, बाकी वेडनेसडे को पूछना, राइट? चलें, ओके जी, खुदा हाफिज।